हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह। आज आप लोग के लिए एमपी टेट वर्ग 3 की बायोलॉजी की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें आप लोग को उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाया था क्लास फर्स्ट में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं विभिन्न जंतुओं के बारे में, उसके बाद हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आएंगे। तो देखिए, आमतौर पे आप लोग जानते हैं कि जैसे कि किसी का भी जो उत्सर्जी पदार्थ होता है किसी भी जीव का, वो आमतौर पे तीन ही होता है। या तो वो अमोनिया होगा, या फिर वो यूरिक एसिड होगा, या फिर वो यूरिया होगा। अमोनिया जो होता है, अमोनिया किसका होता है? ऐसे ऐसे जीव जंतु जो हमें जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, उनके पास पानी की कमी नहीं रहती, ऐसे जीव जो होते हैं क्या करते हैं, वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। और अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालने के लिए कितना 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था। क्योंकि अमोनिया जो होती है उसको बाहर निकालने के काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो जलीय जीव हैं वही आमतौर पे अमोनिया को डायरेक्ट उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकाल पाते हैं। इस तरह यूरिक एसिड जो कीट वर्ग हैं, उनके पास पानी की बहुत कम मात्रा होती है उनके पास, इसलिए वो यूरिक एसिड के रूप में अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जैसे 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए केवल 5 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और इसमें कीट वर्ग आते हैं, पक्षी वर्ग आते हैं, स्थलीय सरीसृप आते हैं, इस जैसे सांप हुआ, छिपकली हुआ। अब देखिए, यूरिया जो होते हैं वो कौन निकालता है? यूरिया निकालते हैं हम लोग, हम या उभयचरों जैसे मेढक हुआ, वो निकालते हैं। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए मात्र 50 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये आप लोगों को पिछली कक्षा में मैंने बताया था। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं विभिन्न जीव जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। उत्सर्जी पदार्थ वो क्या उत्सर्जन के दौरान बाहर निकालते हैं। अब देखिए, ये जो हम बात करेंगे, जीव जंतुओं का एक संघ होता है जिसको उस जीव जंतु कई संघ होते हैं, उसमें एक संघ होता है फाइलम। तो अभी हम फाइलम के बारे में, फाइलम संघ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आता है? अमीबा। अमीबा इसमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता। ये क्या करते हैं, अपना जो होता है उत्सर्जी पदार्थ किससे निकालता है? जनरल बॉडी सरफेस, अपने शरीर के परत के द्वारा बाहर निकालते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं। ये तीनों, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ मैंने बता दिया अमीबा आता है। सिलेंट्रेटा में कौन आता है? हाइड्रा हुआ, जेलीफिश हुआ, ये सब इसमें आते हैं। सिलेंट्रेटा ये भी अपना शरीर के माध्यम से ही, बॉडी सरफेस के माध्यम से अपना उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब इसी तरह टिनोफोरा के जीव जंतु भी अपना उत्सर्जी पदार्थ होते हैं बॉडी सरफेस से ही निकालते हैं। अब देखिए, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका उत्सर्जी जो अंग है वो क्या है, उत्सर्जी अंग इसका क्या है। इनके उत्सर्जी अंग मैंने बता दी। अब प्लेटीहेल्मिन्थ बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन आता है? टेपवर्म, जिसको हम लोग फीताकृमि भी कह सकते हैं। इसका जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है? फ्लेम सेल्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं, या फिर इसी को कहते हैं सोलेनोसाइट्स। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ का उत्सर्जी अंग क्या है? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, या फिर इसी को कहते हैं सोलेनोसाइट्स। अब आगे देखते हैं। अब फाइलम, अभी हम फाइलम में देख रहे हैं सर। फाइलम में ही एस्केहेल्मिन्थीज, इसके जीव जैसे कि एस्केरिस, जिसको कि राउंड वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वार्म। इसका जो उत्सर्जी अंग है क्या है? रिनेट सेल। क्या है? रिनेट सेल, रिनेट कोशिकाएं। ठीक है। अब देखिए, चौथा है फाइलम में ही, चौथा है इनलिडा संघ कौन सा है? अर्थवार्म, केचुआ आता है इसमें। और इसका जो उत्सर्जी अंग क्या है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है केचुए का। इसका उत्सर्जी अंग है मेटानेफ्रेडिया। फिर है आर्थ्रोपोडा।
फाइलम का ये सबसे बड़ा फाइलम है। ये फाइलम में जितने भी ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा यही है, आर्थ्रोपोडा। इसमें कौन आता है, कीट वर्ग आते हैं, कुछ समुद्री कीट भी आते हैं। और आर्थ्रोपोडा की खासियत ये है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा विविधता वाला फाइलम है ये। इसमें देखिए इसके जो सर्जी अंग है कौन कौन से है, कोक्सल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, मालपीगियन ट्यूबुल्स है। मालपीगियन नलिका, ये जो मालपीगियन ट्यूबुल्स है ये मालपीगी एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पे रखा गया है। और मालपीगियन ट्यूबुल्स ये बहुत एग्जाम में पूछा है कि काकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है। मालपीगियन ट्यूबुल्स जो होता है, मालपीगियन नलिका होता है, वो काकरोच का उत्सर्जी अंग होता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोलास्का ये भी फाइलम में ही आता है। अभी हम जितनी बात किए सब फाइलम की ही बात किए हैं, फाइलम संघ की। मोलस्का में कौन आता है, घोंघा। और घोंघा के उत्सर्जी अंग क्या है, आर्गन्स ऑफ बोजनस, या फिर इसी को कहते हैं कीपर्स ग्लैंड। कीपर्स भी एक वैज्ञानिक का नाम था, उनके नाम पे रखा गया है। अब देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में हम मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ऊपर का चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये काफ़ी सरल, जैसे मैंने अपना नोट्स बताया उसी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए इसका मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है, किडनी। मानव कुल कितने उत्सर्जी अंग होते हैं, छः होते हैं। वृक्क कितने होते हैं, वृक्क की संख्या 2 होती है। मूत्रवाही कितनी होती है, जिसको कि यूरेटर बोला जाता है, मूत्रवाहिनी भी 2 होती है। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं 1 होता है। और मार्ग यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं ये 1 होता है। इस तरह से कुल अंग जो हैं कितने हुए, 6। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि और भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा है, यकृत है। देखिए वो उत्सर्जी अंग जो, लेकिन मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, जिनका मुख्य रूप से काम ही यही होता है, क्या, उत्सर्जन करना। तो संख्या कितनी है, ये एग्जाम में पूछा गया है पुलिस के एक बार, कि जहाँ से क्या कहते हैं कि मूत्र निकलता है उसको क्या बोला जाता है। पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। वृक्क की संख्या 2 होती है, मूत्रवाहिनी, वृक्क की संख्या 2, मूत्रवाहिनी यूरेटर जिसको बोलते हैं 2, मूत्राशय 1, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं मूत्रभाग यूरेथ्रा 1। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं, देखिए क्या है, ये मैंने अपना मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अब देखिए ये क्या है, हमारा राइट किडनी है। राइट किडनी जब आप घूम के देखेंगे तो राइट किडनी ये रहेगी और लेफ्ट ये है। ठीक है, हम सामने दिख रहे हैं इसलिए उल्टा लग रहा है, लेकिन आप घूम कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये हमारी राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। अब देखिए आपको देखने में समझ में आ रहा हो कि जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे है और लेफ्ट वाली थोड़ा ऊपर है ना। और लेकिन ये वास्तविकता मैंने गलत चित्र नहीं बनाया है, रियलिटी में ही होता है। राइट किडनी जो होती है हमारी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है। और ये होता है जैसे मैंने बताया था, मूत्रवाहिनी 2 होती है, ये यूरेटर एक ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय जहाँ पे मूत्र आके इकट्ठा होता है। ये यूरेथ्रा है जहाँ से मूत्र बाहर जाता है। अब मैं आपको बताने वाला था कि जो हमारी राइट किडनी होती है वो नीचे क्यों होती है, पर क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो हमारे राइट किडनी होती है इसके ऊपर जो होता है यहाँ पे लीवर होता है, और लीवर के ऊपर होता है फेफड़ा। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो करता है वो किडनी को नीचे पुश करता है, तो प्रेशर से किडनी नीचे रहती है। और क्या कहते हैं, लीवर ऊपर भी पुश करता है, तो ऊपर जो, इसीलिए जो हमारा राइट लंग्स होता है, राइट फेफड़ा होता है वो ऊपर होता है बाएं की अपेक्षा। राइट वाला ऊपर होता है और लेफ्ट वाला नीचे होता है फेफड़ा। समझ में आ रहा ही नहीं आप लोगों को, राइट लंग्स ऊपर होता है ज़्यादा और राइट किडनी भी नीचे होती है ज़्यादा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ठीक है।
ये देखिए यहाँ लिखा हूँ, राइट फेफड़ा ऊपर होता है। क्यों होता है? इसी वजह से, ये पुश करता है, लीवर ऊपर पुश करता है तो राइट फेफड़ा ऊपर चला जाता है, लंग्स। ठीक है। अब देखिए आप लोग को और बताते हैं। देखिए अब हम ए, इसी को सोच रहे थे कि कल पढ़ाएंगे, लेकिन देखते हैं अभी टाइम है तो इसलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी वृक्क की आंतरिक संरचना है, इंटरनल फीचर ऑफ किडनी। देखिए ये हमारा आहार भोजन है, यहाँ से भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो तो आते हैं, और जो सॉलिड होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। मल जिसको बोलते हैं वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जिससे कि आपने वो जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी ना, मौसम्मी जैसा जूस निकालते हैं, जो होता है उसका सॉलिड वेस्ट होता है वो बाहर ही रह जाता है, निकल जाता है, और जो अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो उसका जूस होता है वो अलग हो जाता है। तो इसमें क्या, यहाँ तो सॉलिड वेस्ट यहीं से बाहर निकल जाएंगे। अब जो इसका न्यूट्रिएंट्स है कहाँ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, रुधिर वाहिनियों में जाएगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ जाएंगे? रुधिर वाहिनियों में जाएंगे। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगी? कोशिकाओं में जाएंगे ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ क्या होगा? जो उपपचयी क्रियाएँ हैं, उपपचयी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो होता, जो कोशिका होगी वो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर लेगी, और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण तो करेगी, पर उपचयी क्रियाओं के साथ कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो कोशिका वो क्या करेगी? कोशिका वापस से इसको जो अनावश्यक पदार्थ है यहाँ लाएगी। कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज, जो रुधिर वाहिनियों में, और ये रुधिर वाहिनियाँ इसको किडनी के माध्यम से उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देगी। जैसे यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, अमोनिया हुआ, ये सब किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसे सरल शब्दों में मुझे नहीं लगता कि कोई समझा सकता है। अब देखिए वृक्क के बारे में बात करते हैं, हमारी किडनी के बारे में। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। भार कितना होता है? प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 150 से 160 ग्राम होता है। सेम के बीज के आकार का होता है, रंग बैंगनी होता है। अब देखिए ये हमारा किडनी है। किडनी के जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा जाता है, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? कार्टेक्स। आंतरिक भाग को किडनी को बोला जाता है मेडुला। ठीक है, आंतरिक भाग को मेडुला बोला जाता है। ये जो और वृक्क के अंदर जो संरचना है, यहाँ पे जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसको बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड। क्या बोला जाता है? मेडुलरी पिरामिड। और यहाँ पे जो जो ये भरा हुआ है, ये थोड़ा अंदर चला जाता है, और इसको बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके अंदर, इसको बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कॉलम्स ऑफ बर्टनी किस में पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है। ठीक है, और जो होता है, ये जो ऊपरी परत है इसको सुरक्षात्मक कवच है, इसको बोला जाता है रेनल कैप्सूल, सुरक्षात्मक आवरण। ये जो बाहर से इसको सपोर्ट कर रही है ना, बचा रही है, सेव कर रही है, इसको बोला जाता है रेनल कैप्सूल। अब देखिए यहाँ से क्या होता है? यहाँ से वृक्क से दो संरचना दिख रही है। यहाँ से एक आर्टरी की है, एक वेन सिरा की है, एक धमनी की है, एक सिरा की है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ब्लड आता है। आर्टरी, रेनल आर्टरी, रेनल का मतलब होता है वृक्क। रेनल शब्द कहीं भी दिखे समझ जाएगा वो वृक्क के बारे में बात कर रहा है। तो रेनल आर्टरी से ब्लड आता है यहाँ पे, फिर क्या करता है? यहीं से ब्लड वो होता है, फिर यहाँ से रेनल वेन के माध्यम से बाहर चला जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में अशुद्ध। और यहाँ देखिए यहाँ से तो बाहर निकलता है। यहाँ भी एक काफ़ी जगह पे एक वाहिनिका के रूप में दिख रही है, इसको बोला जाता है पेल्विस। क्या बोला जाता है? पेल्विस। और फिर मूत्रवाहिनी मैंने बताया था, मूत्रवाहिनी की संख्या 2 होती है। एक इधर ये राइट किडनी है, उधर लेफ्ट भी होगी, लेफ्ट साइड में, तो एक उधर होगा, तो यूरेटर है मूत्रवाहिनी। ठीक, अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। इसमें कोई चीज़ वैसे बची नहीं है। अब देखिए और चीज़ें समझते हैं। हमारा वृक्क लगभग 20 लाख सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। और 2 किडनी होती है, तो हमारा वृक्क किडनी है जो 20 लाख सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, यानी 20 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। और 20 लाख नेफ्रॉन में 2 किडनी होती है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन। ठीक है,
और नेफ्रॉन को देखिए, नेफ्रॉन क्या कहता है, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये संरचना, इसकी संरचना जो वृक्क की संरचना होती है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसको संरचनात्मक इकाई हो गया। और जो इसमें उत्सर्जन में भाग भी लेता है कौन, नेफ्रॉन, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन के दो कार्य होते हैं, देखिए नेफ्रॉन दो कार्य, एक होता है रुधिर का परानिस्संदन करना, रुधिर को साफ करना, परानिस्संदन करना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना, और जल का पुनरावशोषण, जल का पुनरावशोषण भी करती है ये नेफ्रॉन। तो इसके दो काम होते हैं, रुधिर का परानिस्संदन करना और जल का पुनरावशोषण करना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे नेफ्रॉन देखिए, नेफ्रॉन भी दो भागों में बटा होता है। एक होता है रेनल कैप्सूल, रेनल मतलब बताया था मैं, कहाँ भी रेनल भी दिखे तो उसको समझिए वृक्क से संबंधित बात कर रहा है। एक में नेफ्रॉन दो भागों में बटा हुआ है, एक रेनल कैप्सूल वृक्क कणिकाएँ, रेनल कार्पल्स, रेनल कार्पल्स बोलते हैं इसको, वृक्क कणिकाएँ। एक होता है नलिकाएँ, ट्यूबल्स। अब ये वृक्क कणिकाएँ भी दो भागों में बटी होती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल ध्यान रखिएगा, बुमेन कैप्सूल पूछा जाता है, बुमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में पाया जाता है। तो रेनल कार्पल्स दो भागों में बटा होता है, ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल में। इसका काम क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रुधिर के नेफ्रॉन के दो कार्य होते हैं, रुधिर का परानिस्संदन करना, तो रुधिर का जो परानिस्संदन करता है नेफ्रॉन का ये वाला भाग करता है, रेनल कार्पल्स। ठीक है, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है, बुमेन्स कैप्सूल होता है। और जो दूसरा काम होता है जल का पुनरावशोषण करना, वो कौन करता है, इसका ट्यूबल्स करती है। ट्यूबल्स तीन होते हैं इसके, पीसीटी, एलओएच, डीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, समीपस्थ कुंडली नलिका, जो पास में रहेगी जो वृक्क के, उसको बोला जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका, बताएंगे आपको। इसके बाद अगला है हेनले का लूप, LOH, लूप ऑफ हेनले, या इसको बोलते हैं हेनले का लूप। ठीक है, एक और होता है, ये बीच में थोड़ा होता है इन दोनों के, और ये होता है दूरस्थ कुंडली नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, तो दूर होती है, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में DCT। इसका काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का पुनरावशोषण करना। आप कहेंगे जल का पुनरावशोषण करना मतलब, जल का पुनरावशोषण करने का मतलब क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ जल का जो एक बार अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में हो जाता है, इसको दोबारा अवशोषण करता है ये कौन, वृक्क का ये वाला भाग, तो इसको बोला जाता है जल का पुनरावशोषण। ठीक है, अब लग रहा है क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाएंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ तक आपको बता दिए हैं। अब अगली क्लास में दोस्तों आपको और चीज़ें बताई जाएंगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, द नेशन बिल्डर के नाम से है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।